वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट दीपक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस विद दीपक में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। उस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक माइटोसिस को डिस्कस किया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस मियोसिस के बारे में। और वो हम लोग कुछ चीजें डिटेल में करेंगे कि कैसे माइटोसिस मियोसिस से अलग है। तो दोस्तों, हम लोग बहुत सी चीजें जानते हैं कि माइटोसिस मियोसिस में थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा यहाँ डिस्कस ये करेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे या एक तरह से कर लो कि क्रोमोजोमल या डीएनए के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस को। इस चीज को हम लोग यहाँ समझेंगे। उसके बाद फिर माइटोसिस के क्या, मियोसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इनको हम लोग वन बाय वन कर करके समझेंगे। जो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, ये इसमें हमने एक कुछ कोशिश की है माइटोसिस मियोसिस को क्रोमोजोमल बेसिस पे समझाने की। होप सो आपको समझ में आएगा। हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग देखो दोस्तों, माइटोसिस और मियोसिस दोनों का जो है, हमने यहाँ पे क्रोमोजोमल का अरेंजमेंट क्या बताया कि कैसे कैसे किस किस में क्या क्या होती है। हम लोग माइटोसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मियोसिस के बारे में यहाँ पे हमने कंपेरेटिवली दोनों का बना दिया है कि जिससे हमको आसानी से कंपेयर करने में मदद मिले। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने इंटरफेज में G1S G2 पढ़ा था। जीवन में हम लोगों ने ये कहा था कि जीवन फेज जो होता है, जीवन फेज में क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, न कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। हमने ये बताया था एस फेज एक ऐसा होता है जिसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। और उसके बाद जो होता है डीएनए की कॉपी बन जाती है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। और डीएनए जो कॉपी हो जाती है उसमें क्या होता है कि एक सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोस्तों, हम लोग देखो, हमने यहाँ से चार ऐसे क्रोमोसोम लिए हैं। देखो, ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लगभग बराबर बराबर है। तो ये हम यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि कहीं होमोलॉगस या कुछ भी सिस्टर क्रोमेटिड कुछ नहीं बात कर रहे हैं। हमने नॉर्मली यहाँ पे क्रोमोसोम लिया। ये क्रोमोसोम जो है इसकी संख्या जो है 4 है। हमने यहाँ 4 क्रोमोसोम लिया। चारों में एक एक सेंट्रोमियर है। ये एक एक क्रोमोसोम है जिसमें एक सेंट्रोमियर है। अगर हम क्रोमेटिड के टर्म में बात करें तो ये भी एक क्रोमेटिड है। अगर डीएनए के टर्म में बात करें तब भी ये भी कह सकते हैं हम लोग ये एक डीएनए है। इसका ये मतलब हुआ ये एक डीएनए था, इससे एक क्रोमेटिड बन गया, इसका कंपैक्शन हुआ। कंपैक्शन होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे सेंट्रोमियर आ गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये क्या होगा, एक एक क्रोमोसोम भी कह सकते हैं इसको हम लोग, एक क्रोमेटिड भी कह सकते हैं, और दूसरा एक डीएनए, सिंगल डीएनए कह सकते हैं। तो ये बातें हो गई। तो हम लोग यहाँ देखिए कि एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम, चार क्रोमोसोम। चार क्रोमोसोम यहाँ है जीवन फेज में। एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ। तो जब भी डीएनए का रिप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव वे में हो रहा है यहाँ पे। तो सेमी कंजर्वेटिव वे में तो एग्जैक्ट अपनी एक कॉपी बनाएगा, जिसको हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसको हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। अब हमको पता चल गया कि ये जो इसकी कॉपी बनी सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करनी है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड बनेगा वो इस सिंगल कॉमन सेंट्रोमियर से दोनों आपस में जुड़े होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक कॉमन सेंट्रोमियर, ये जो है तुम्हारा बना स्ट्रक्चर, ये किसका है? सेंट्रोमियर का है। ये क्या है? सेंट्रोमियर है। कॉमन सेंट्रोमियर से ये क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें देखते हैं सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ। ये जो है क्या कहते हैं कि क्रोमेटिड या सिंगल क्रोमोसोम था, उसका एक कॉपी बना। ये भी सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। हमने यहाँ कुछ समझने के लिए कुछ जीन्स का मार्किंग किया है, जिसको हम लोग जीन कहते हैं। इस वाले क्रोमोसोम में जिसको हम लोग कैपिटल ए से मार्क किए तो ये एक जीन है। और यहाँ पे दूसरे आर्म पे, उसके जो क्रोमोसोम के दूसरे आर्म पे कैपिटल वाई जीन है। जब इसका दोस्तों रिप्लिकेशन होगा, जब डीएनए का एस पेज में, तो जब G2 में आएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिमिलरली इसी का एक कॉपी बन जाएगा। जैसे मान लो ये पेरेंटल था तो उसका सिमिलर एक कॉपी यहाँ बन गया। सिमिलरली यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जीवन तो हो गया, जीवन में 4 क्रोमोसोम था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रोमियर से हम लोग काउंट करते हैं। जैसे कि अगर इस तरह से एक ही सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड जुड़े हैं तब भी इसको हम एक क्रोमोसोम ही कहेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर है, भले से दो क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं, दो डीएनए जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इनको एक ही क्रोमोसोम कहेंगे। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 4। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 4 क्रोमोसोम था। यहाँ पे भी कितना है? 4 ही क्रोमोसोम। यहाँ तक हमको आसानी से समझ जाए। ये चीजें हम लोग लास्ट वीडियोज में जो माइटोसिस पढ़ रहे थे उसके इंटरफेज में भी हम लोग ने डिस्कस किया है। आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मियोसिस को ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद माइटोसिस से कंपेयर कर देंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं, ये मान लो ये चारों क्रोमोसोम किसी एक सेल में है।
ये चारों क्रोमोजोम तुम्हारे किसी सेल में है, कोई मान लो एक सेल है, सेल के अंदर ये चारों क्रोमोजोम है, उसका जो है G2 फेज में भी ये क्या होगा, ये चारों पैक्ड है, ये G2 फेज में। अब ये चला गया मियोसिस के लिए। अब यहाँ से सेल डिसाइड करेगा कि जो होगा माइटोसिस जाना है कि मियोसिस जाना है, तो ये डिपेंड करता है कि वो सारी जेनेटिक रेगुलेशन होती है। जो मियोसाइट सेल्स होते हैं, जो जो मियोसिस के लिए में पार्टिसिपेट करते हैं, वो गोनैड्स होते हैं जनरली, जो स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मदर सेल्स होते हैं, वो सब जाते हैं मियोसिस में, तो वो सेल जाएगा इसमें मियोसिस करने। हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, ये क्रोमोजोम अपनी एक अलग पहचान बना रहा था, ये अलग, देखो अलग कलर है, अलग पहचान बना, ये अपना अलग पहचान, ये अलग अलग। लेकिन एक बात थी इसमें, ये जो क्रोमोजोम था, ये क्रोमोजोम की जो शेप साइज स्ट्रक्चर है, जो लंबाई है और ये इसकी लंबाई लगभग लगभग सेम है। इसका ये मतलब हुआ कहीं ना कहीं ये शेप साइज स्ट्रक्चर अरेंजमेंट या बिहेवियर, क्रोमोजोमल बिहेवियर में एक जैसे है। तो ये क्या करता है, जब मियोसिस में सेल जाती है, जब मियोसिस मियोसाइट्स में अगर ऐसा कुछ होगा, तो ये जो अपने साइज शेप साइज बिहेवियर का जो क्रोमोजोम होगा, उसके पास ये जाके पेयरिंग करने लगेगा। किस केस में, मियोसिस के केस में। मियोसिस के केस में ये क्या होगा, जो अपने शेप साइज स्ट्रक्चर का होगा वो जाके पेयरिंग करने लगेगा। पेयरिंग तो पहले होगी नहीं, क्यों, क्योंकि जीवन में क्रोमैटिन के फॉर्म में कुछ करना नहीं है, उसमें डीएनए रिप्लिकेट करेगा। ये अभी ये भी अपना इंडिविजुअल, यहाँ G2 में भी इंडिविजुअल पहचान अपना ये बता रहा है, ये भी अपना इंडिविजुअल पहचान बता रहा है, ये भी अपना इंडिविजुअल पहचान बता रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने देखा कि जैसे ही मियोसिस होती है, तो स्टार्टिंग हो जाती है पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखो हम लोग यहाँ मार्क किया है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिनकी शेप साइज स्ट्रक्चर या क्रोमोसोमल बिहेवियर लगभग सेम होती है। तो ये देखो, ये क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम था, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस थे। होमोलॉगस हुए क्यों, क्योंकि इनमें जो है शेप साइज स्ट्रक्चर लगभग लगभग क्या है, सेम है। इनमें जो शेप साइज स्ट्रक्चर है लगभग लगभग सेम है। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया, ये है तुम्हारा एक होमोलॉगस पेयर, ये हो गया तुम्हारा एक होमोलॉगस जो पेयर, तो ये होमोलॉगस पेयरिंग हो गई, होमोलॉगस पेयरिंग, होमोलॉगस पेयरिंग यहाँ हो गई, यहाँ पे भी हो गई होमोलॉगस पेयरिंग। ठीक है, होमोलॉगस पेयरिंग हो गई। अगला स्टेप क्या होता है, जब होमोलॉगस पेयरिंग हो गई, तो अब चूंकि क्रोमोजोम तो इसमें इसमें भी एक क्रोमोजोम, इसमें एक, टोटल होमोलॉगस पेयरिंग में कितने क्रोमोजोम है, तो कहोगे कि दो क्रोमोजोम है। एक क्रोमोजोम ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक एक क्रोमोजोम है होमोलॉगस पेयरिंग। नेक्स्ट होता है, अब ये होमोलॉगस पेयरिंग का कुछ कारण होता है कि क्यों होमोलॉगस पेयरिंग करता है। होमोलॉगस जब पेयरिंग करेगा तो वहां पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जहां, जिसको हम लोग कहते हैं कि कुछ रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के मतलब ये है, तो देखो ये मान लो अगर एक स्ट्रैंड है, एक ही सेंट्रोमियर से दोनों जुड़े, इसका ये एक स्ट्रैंड और इसका एक स्ट्रैंड, इस वाले ये वाला स्ट्रैंड और इसका ये स्ट्रैंड, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं जाके क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल। ये वाला जो पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना लिया जहां पे पॉइंट है, और एक तरह का स्ट्रक्चर, जब ये पॉइंट हटता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, एक एक्स क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको कैजमा कहते हैं। तो कुल मिला जुला के हमको यहाँ समझ में आया कि होमोलॉगस पेयर जो होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है उसी होमोलॉगस पेयर में। एक बात और यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अगर हम पूछे कि क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में हो रही है, तो ये दोनों तो सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये दोनों अपन सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो होमोलॉगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में ही क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होने से क्या फायदा हुआ, तो हमको न्यू जीन कॉम्बिनेशन मिलती है। न्यू जीन कॉम्बिनेशन मिलने से फायदा क्या होगा, तो उससे होगा क्या, वेरिएशन होगा। वेरिएशन होगा तो उससे क्या होगा, एडाप्टेशन होगा, यूलूशन होगा। एक्चुअली वेरिएशन से क्या होगा, यूलूशन। यूलूशन अल्टीमेट क्या होगा, एडाप्टेशन में मदद करेगा, यूलूशन। तो मियोसिस इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि न्यू जीन कॉम्बिनेशन होने की वजह से वेरिएशन आएंगे, वेरिएशन लीड करेगा यूलूशन को। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में ये जो क्रोमोसोम था, इसमें कैपिटल लेता है, यहाँ पे कैपिटल लेता, लेकिन यहाँ पे अब जो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से यहाँ न्यू जीन कॉम्बिनेशन आ गया। यहाँ पे हम अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ कैपिटल सी था और नीचे क्यू था, तो क्यू स्मॉल क्यू जो है अब इसका पार्ट हो गया, अब इसका ये मतलब न्यू जीन कॉम्बिनेशन है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो सारी बातें थी, ये जो इतनी बातें पढ़े, ये
क्या कहाँ पे होती है, इसमें भी क्या कोई फेजेज होते हैं? तो मियोसिस जो होता है वो 2 फेजेज में कंप्लीट होता है। एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। इन सबको हम लोग डिटेल में करेंगे, बस हमको यहाँ ये क्रोमोसोमल के बेस पे हमको समझना है। मियोसिस फर्स्ट में भी मियोसिस फर्स्ट जैसे हो गया वैसे मियोसिस सेकंड हो गया। जैसे माइटोसिस में 4 स्टेजेस सब स्टेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ऐसे ही यहाँ पे भी है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस फर्स्ट वाले में क्या बात है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज को प्रोफेज फर्स्ट कहेंगे, मेटाफेज को मेटाफेज फर्स्ट कहेंगे, एनाफेज को एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज को टीलोफेज फर्स्ट। इसको प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ये बातें हम लोग कर लेंगे। ये जो जितनी प्रोसेस हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, क्रॉसिंग ओवर और जो न्यू जीन कॉम्बिनेशन मिलता है, ये प्रोफेज फर्स्ट में होती है, इसलिए वो सबसे बड़ा प्रोफेज होता है, मतलब वो फेज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका ये मतलब है कि न्यू जीन कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बन जाता है तुम्हारा, जो वेरिएशन मेनली आती है वो आ जाता है तुम्हारा किसमें, ये जो है प्रोफेज में ही। एक एक जीन कॉम्बिनेशन लाने के लिए जो न्यू वेरिएशन ला रहा है नया जीन कॉम्बिनेशन की वजह से, वो आ जाता है प्रोफेज फर्स्ट में भी। अब उस प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोफेज और मेटाफेज में क्या अंतर थे, प्रोफेज प्रोफेज और मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज में क्या क्या अंतर था। प्रोफेज में हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी एनाफेज में क्या होगा, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। टीलोफेज में क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन के फॉर्म में डिकंडेंस हो जाएंगे। ये सारी बातें जो होगा, चाहे प्रोफेज फर्स्ट हो, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट हो, मेटाफेज या एनाफेज टीलोफेज फर्स्ट हो, या मियोसिस सेकेंड का प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज सेकेंड हो, इन सब में ये जो है ये बातें होंगी। मतलब प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइजेशन और ये सारी जो चीजें होती हैं ये सारी होंगी। अंतर क्या होगा कि ये सब चीजें जो होंगी ये एडिशनल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट की बात है और किसी में नहीं होती है। क्या क्या, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होना, क्रॉसिंग ओवर होना। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, नया जीन तो कॉम्बिनेशन बन गया, अब क्या कर रहा है सेल, सेल कह रहा है कि अब हम लोग चलते हैं प्रोफेज के बाद चलते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट के बाद अब शिफ्ट कर रहा है मेटाफेज फर्स्ट में। हमने देखा था कि मेटाफेज फर्स्ट में हम लोग क्या करते थे, अब देखो ध्यान से मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है। ये जो था एक क्रोमोजोम था, ये एक क्रोमोजोम है। जैसे यहाँ पे तो अभी एक क्रोमोजोम ही है, नया जीन कॉम्बिनेशन भले बन गया है। यहाँ पे ये तो अभी सेंट्रोमियर एक ही है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक ही है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक ही है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर। कितने क्रोमोजोम है, 4 क्रोमोजोम है। अब ये क्या कर रहा है कि जो जो होमोलॉगस पेयर है, जैसे देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में होमोलॉगस पेयर है। तो ये क्या करते हैं, मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर पे आने के लिए 2 मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। 2 मेटाफेजिक प्लेट बना रहे हैं, मतलब एक तो ये देखो ये दोनों जो है ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये दोनों वाले होमोलॉगस क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज है। कहने का मतलब ये है कि क्रोमो जो मेटाफेज फर्स्ट होता है, इसमें ये बता रहा है, मेटाफेज फर्स्ट में बता रहा है कि होमोलॉगस पेयर जो है इक्वेटर पे आएंगे। एक होमोलॉगस क्रोमोसोम जिसमें नया जीन कॉम्बिनेशन आया है, दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम इसका जीन कॉम्बिनेशन, ये दोनों आप इक्वेटर पे आ जाएंगे और डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगा। जबकि माइटोसिस से हम लोग सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनाए थे। स्पिंडल फाइबर एक जो होगा काइनेटोकोर से यहाँ अटैच होगा, एक इससे अटैच होगा, दूसरा इससे अटैच होगा, दूसरा इससे अटैच होगा। एनाफेज अब आएगा, एनाफेज में ये देखो जो मेटाफेज में है, ये मेटाफेज फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि जो होमोलॉगस पेयर है वो इक्वेटर पे आ रहा है। होमोलॉगस पेयर जो है वो इक्वेटर पे आ रहा है। और जब एनाफेज फर्स्ट चलता है तो यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है, हम जानते ही हैं। तो अपोजिट पोल की तरह ये मूव करने लगते हैं। अपोजिट पोल की तरह मूव करने का मतलब, अब पूछा जाए क्या मूव करता है अपोजिट पोल की तरह, तो कहा है कि जो जो ये क्रोमेटिड था इसका सिस्टर क्रोमेटिड एज सच वैसे के वैसे ही है। मूव क्या कर रहा है, तो ये एक होमोलॉगस ये एक क्रोमोसोम है जिसका होमोलॉगस ये है, ये एक क्रोमोसोम जिसका होमोलॉगस ये है। आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ हमको याद रखना है कि सेग्रीगेशन यहाँ किस चीज का हो रहा है, तो हम बताएंगे एनाफेज फर्स्ट में सेग्रीगेशन हो रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनाफेज फर्स्ट में किसका सेग्रीगेशन होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा। अब अगर बच्चों हम पूछे कि ये बताओ कि ये कितने क्रोमोसोम एक साइड जा रहे हैं, एक ये कितने क्रोमोसोम एक साइड जा रहे हैं, तो इधर 2 क्रोमोसोम जा रहे हैं, इधर भी कितने क्रोमोसोम जा रहे हैं, 2 क्रोमोसोम। पेरेंट में कितने क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम थे। पेरेंट में कितने क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम। अब ये जो होगा एनाफेज के बाद फिर क्या आता है, टीलोफेज आता है। प्रोफेज मेटा एनाफेज फिर टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में ये डिकंडेंस हो जाएगा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रोमेटिन के फॉर्म में, जिसको हम ऐसा ही क्रोमोसोम दिखा दिए हैं। तो एनाफेज के बाद फिर टीलोफेज आएगा। टीलोफेज के बाद फिर क्या हो जाएगा, डैट सेल बन जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे।
अब देखो ध्यान से, यहाँ तो शुरू था कितने क्रोमोजोम से, यहाँ कितने 4 से शुरू था, लेकिन जो ये सेल आए इसमें कितने क्रोमोजोम है, 2 क्रोमोजोम, इसमें कितने क्रोमोजोम, 2 क्रोमोजोम। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो एनाफेज हुआ उसने होमोलॉगस क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन करा के 2-2 क्रोमोजोम एक-एक सेल में लेके आए। तो अगर हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2n=4 था और यहाँ पे 2n=4 था, तो ये जो होगा ये हाफ ऑफ द क्रोमोजोम हो गया, इसका मतलब ये हो गया n हो गया, ये भी क्या हो गया, n हो गया। इसका ये मतलब है यहाँ तक का जो यहाँ तक का फेज था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, यहाँ तक मतलब कि प्रोफेज से लेके यहाँ तक का जो फेज था ये है मियोसिस फर्स्ट कहलाएगा। कहाँ तक, 2 सेल बनने तक, और दोनों कैसे बने, हैप्लॉइड सेल। अगला क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग नोट करने वाली है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं। सिस्टर क्रोमेटिड एज सच है, जो तुम्हारे सिस्टर क्रोमेटिड जिसमें एक्सचेंज हुआ था, जैसे कि हमने देखो यहाँ पिंक वाले में, जो ये पिंक वाला है इसमें ग्रीन का कुछ जीन आया था, ग्रीन तरह का, तो ये अभी अभी ये सेग्रीगेट नहीं हुआ है, मतलब क्रोमेटिड जो है आपस में अभी भी इंटैक्ट है, ये भी क्रोमेटिड। अब हमको क्रोमेटिड को सेग्रीगेट कराना, तो ये हम जानते हैं एनाफेज सेकेंड में, या फिर कह सकते हो माइटोसिस में भी हम लोगों ने यही पढ़ा है। माइटोसिस के एनाफेज में जो होता है क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन होता है, ये क्रोमेटिड अलग हो जाएगा, ये क्रोमेटिड अलग हो जाएगा। तो ये जो मियोसिस सेकेंड होता है ये एग्जैक्ट होता है माइटोसिस की तरह, जिसमें क्रोमेटिड सेग्रीगेट हो जाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ कितने क्रोमोजोम है, 2, लेकिन क्रोमेटिड की संख्या 2, यहाँ लिखेंगे 2 क्रोमोजोम, इस वाले सेल में 2 क्रोमोजोम, 2 क्रोमोजोम है, लेकिन क्रोमेटिड कितनी है, 4 है, 4 क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड है। ये सेम चीज दोनों में, 2 क्रोमोजोम, 4 क्रोमेटिड है। इस वाले में कितने हैं, 2 क्रोमोजोम है, सेंट्रोमियर से काउंट करेंगे 2 ही क्रोमोजोम है, 2 क्रोमोजोम है, और क्रोमेटिड कितने हैं, 2 क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कितने हैं, 2 है। अंतर क्या है, क्रोमोजोम तो सेम है, लेकिन क्रोमेटिड केवल क्या हो गया, क्या कम हो गया। तो इसका ये मतलब है कि एनाफेज सेकेंड में किसका सेग्रीगेशन हुआ होगा, तो कहोगे क्रोमेटिड का सेग्रीगेशन हुआ। तो ये इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, जब n ये भी था, n=2 था, तो यहाँ पे भी n=2 ही, तो क्रोमोजोम में ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा, और ये भी n होगा। तो इसका ये मतलब है मियोसिस होने पे जो होगा, मियोसिस फर्स्ट होने पे 2 सेल बनते हैं, 2 सेल बनेंगे, वो जो उन्हें डैड कहलाएंगे। वो दोनों सेल जो होंगे उसमें क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए मियोसिस फर्स्ट को हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ये हाफ हो जाता है। उसके बाद जो फिर पूछा जाए कि मियोसिस सेकेंड फिर क्यों चलाते हैं, और मियोसिस सेकेंड इसलिए कहते हैं, जो एस पेज में जो क्रोमेटिड बढ़ गया था, सिस्टर क्रोमेटिड, उसको सेग्रीगेट करने के लिए नंबर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हम हेप्लॉइड सेल बना देंगे। अब अगर थोड़ा यहाँ समझ में आए, तो हम लोग थोड़ा माइटोसिस देख के इसको अंतर कर लेते हैं। सिमिलरली वही ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या है, 4 क्रोमोजोम थे, 4 क्रोमोजोम ने एस फेज में गया, और ये क्या बना लिया, सिस्टर क्रोमेटिड बना लिए। यहाँ होमोलॉगस से कोई मतलब नहीं, माइटोसिस के केस में होमोलॉगस से कोई मतलब नहीं, कि कौन होमोलॉगस है किसका, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो अगर इसमें 4 क्रोमोजोम है, तो चारों आ जाएंगे इस तरह से इक्वेटर पे, मेटाफेज में, माइटोटिक मेटाफेज में इक्वेटर पे आ जाएंगे। और यहाँ कितने क्रोमोजोम थे, 4 थे, लेकिन कितने आए, 2 ही, ने 2 ही इक्वेटर पे 2 मेटाफेजिक प्लेट बन के ऐसे ऐसे बन गए। यहाँ पे वही 4 है, लेकिन ये चारों का अलग अलग स्पिंडल फाइबर बना है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर देखो कितना है, ये एक क्रोमोजोम, एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोजोम को, एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोजोम को, एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोजोम को, एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोजोम। यहाँ पे एक क्रोमोजोम को 2 स्पिंडल फाइबर पकड़ा है, यहाँ पे एक क्रोमोजोम को 1 स्पिंडल फाइबर पकड़ा है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे किसी सेल में 4 क्रोमोजोम थे, 4 ने इसमें सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया। अब माइटोसिस में सिंपली हमको सिस्टर क्रोमेटिड को ही अलग करना है, तो हम सिंपल करेंगे, ना तो होमोलॉगस पेयरिंग करेंगे, ये नो होमोलॉगस पेयरिंग, यहाँ होमोलॉगस पेयरिंग भी नहीं होगा। अब देखो ये दोनों आपस में कैसे थे, होमोलॉगस थे, ये सेम साइज में, ये आपस में कैसे थे, होमोलॉगस, लेकिन यहाँ पेयरिंग होगी नहीं। यहाँ पे तो केवल क्या करना, नंबर बढ़ाना है। इसका ये मतलब है होमोलॉगस पेयरिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये कहा कि अगर मान लो ह्यूमन का ही ले लो, यहाँ 44 की जगह पे 46 ले लें, तो ये बताओ इसमें कितना आएगा, 46 क्रोमोजोम आएगा। तो ये पूछा कि ये मेटाफेजिक प्लेट पे कितने बनेंगे, तो कहोगे 46 क्रोमोजोम इक्वेटर मेटाफेजिक प्लेट पे आएंगे, और इस पे कितने आएंगे, 46 का हाफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होमोलॉगस पेयर एक एक स्पिंडल एक ही होमोलॉगस को पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये मेटाफेजिक प्लेट पे हर क्रोमोजोम, जितने क्रोमोजोम है सारे आके इक्वेटर पे अलग हो, मतलब इक्वेटर पे अरेंज हो गए।
स्पिंडल फाइबर, अब माइटोटिक एनाफेज जो सिमिलर इसी माइटोसिस के ही है, तो एनाफेज में इसमें क्या करता है, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, और जो क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड पढ़ा हुआ है वो अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एग्जैक्ट जो जो जितने कितने क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 पेरेंट के इक्वल हो गया ये। इसका ये मतलब है कि ये भी 2n है, ये भी 2n होगा, और ये भी 2n था ही, मतलब 2n = 4 था। तो माइटोसिस में हमने कहा था कि माइटोसिस में एकदम इक्वेशनल डिवीजन होता है, जितना नंबर ऑफ पेरेंट में होता है क्रोमोसोम का, उतना ही इसके डॉटर में होती है। यहाँ इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर मेनली ये है कि यहाँ पे भी वैसे ही सब कुछ होता है, लेकिन जो जो मेटाफेजिक प्लेट होता है यहाँ 2 बन जाते हैं, और यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा होमोलॉगस, ना तो होमोलॉगस पेयरिंग होती है सबसे पहले। देखो ये आपस में भले से होमोलॉगस होंगे, लेकिन पेयर नहीं करेंगे, ये केवल क्या करेंगे, जो अपनी एस पेज में जो डीएनए की कॉपी बनाए हैं उसको क्या करना है, सेग्रीगेट कराना सिस्टर क्रोमेटिड को, और भी सेंट्रोमियर स्प्लिट कर करके, और एनाफेज चलाने के बाद क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बना देते हैं। तो इसका ये मतलब है। अब मियोसिस में क्या हो रहा है, मियोसिस में क्या हुआ, ये है सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या करता है, होमोलॉगस पेयर आपस में पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि क्रॉसिंग ओवर हो जाए, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद न्यू जीन कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब जब न्यू जीन कॉम्बिनेशन आ गया तो अब ये कह रहा अलग हो जाए, तो होमोलॉगस पेयर का सेपरेशन जब कराएंगे तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। जब हाफ हो जाएगा तो 2n = 2, जो यहाँ पे 4 था अब ये n हो गया, n मतलब 2 क्रोमोसोम आए तो n ही हो गया। अब इसमें फिर पूछा जाए, फिर माइटोसिस की जैसे लाइक माइटोसिस जो लिखा है, मियोसिस सेकेंड क्यों करा रहे हैं, हो गई जो सिस्टर क्रोमेटिड बढ़ा हुआ है, जैसे हमने यहाँ क्या ना, ये 2 क्रोमोसोम तो है, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड कितने हैं, 4 क्रोमेटिड है एक सेल में। इसमें भी दो क्रोमोसोम तो है, सेंट्रोमियर से काउंट करेंगे, 1 2 2 क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमेटिड तो 4 है। तो इस क्रोमेटिड को भी सेग्रीगेट कराना, सिमिलरली यही तो हुआ, ये जो हुआ यही हुआ। अब ये एक को ऐसे ले लो, देखो यहाँ पे ये ए सेंटर में आ जाएगा मेटाफेज में, ये आधा स्प्लिट हो जाएगा, इधर नीचे स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड यहाँ पे आएंगे, और जबकि जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 क्रोमोसोम तो है, लेकिन क्रोमेटिड 4 है। ये है मेजरल अंतर। तो जब भी कभी पूछा जाए कि माइटोसिस मियोसिस में मेजरली अंतर क्या होगा, तो कहोगे मियोसिस जो होता है उसमें होमोलॉगस पेयरिंग होती है। होमोलॉगस पेयरिंग मतलब शेप साइज स्ट्रक्चर सिमिलर जिसका होगा वो क्रोमोसोम पेयर हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, नया जीन कॉम्बिनेशन आता है, इसलिए मोर वेरिएशन के चांसेस होता है, मोर इवोल्यूशन होता है मियोसिस के केस में। और यहाँ पे जो होता है मेटाफेजिक प्लेट में डबल मेटाफेजिक प्लेट बनता है, और जो न्यू जीन कॉम्बिनेशन बना है होमोलॉगस पेयर का क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है एनाफेज फर्स्ट में। तो एनाफेज फर्स्ट में जब सेपरेशन होमोलॉगस क्रोमोसोम का होगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो मियोसिस होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। जैसे सेल है कोई, मियोसिस फर्स्ट में जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 सेल बनेगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा, मियोसिस सेकंड में जाएगा। मियोसिस सेकंड के बाद कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बन जाएंगे। मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड में अंतर क्या है, मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टीलोफेज होगा। मियोसिस सेकंड में भी मेटाफेज होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होगा। लेकिन जो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर, न्यू जीन कॉम्बिनेशन, ये सब जितने भी मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, प्रोफेज में मिलेंगे, और ये मियोसिस फर्स्ट में ही मिलेंगे। और जितने भी ये जो जो इसकी यहाँ पे ही क्रोमोसोम जो होता है, अगर मान लो यहाँ 40 ह्यूमन का ले लें, अगर 46 क्रोमोसोम ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना 23 हाफ हो जाएगा, क्योंकि एना फेज में होमोलॉगस पेयर अलग हो गए, तो 23 ऊपर चला आया, 23 कितने आएगा, नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी कितना होगा, 23 आएगा, यहाँ पे भी 23 आएगा, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, क्योंकि क्रोमेटिड जो है सेपरेट हो जा रहा है। अगर यहाँ पूछा जाए कि 23 तो क्रोमोसोम है, 23 यहाँ पे भी है 23, लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं, तो कहोगे 46 क्रोमेटिड है इस वाले में, इसमें भी 46 क्रोमेटिड है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इन दोनों में अगर कंपेयर कर लिए, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले में नंबर, अब देखो ये 4 क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, तो ये 2 स्पिंडल फाइबर, 2 स्पिंडल फाइबर फॉर 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के लिए कितनी स्पिंडल फाइबर, 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के लिए 2 स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम के लिए 1 स्पिंडल फाइबर, 1 क्रोमोसोम के लिए कितने स्पिंडल फाइबर, 1 क्रोमोसोम के लिए 1 स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर
फाइबर। इसका ये मतलब है कि अगर मान लो मियोसिस के केस में हम अगर पूछा जाए कि कितने 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में है तो कितनी स्पिंडल फाइबर बनेंगे, तो कहोगे जितने क्रोमोसोम है उतनी स्पिंडल फाइबर बनेंगे। माइटोसिस के केस में क्या हो रहा है कि जितने जितने हैं उसके 2 गुना बन रहा है स्पिंडल फाइबर। जैसे अगर मान 46 क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे हम लगा दें तो 46 टू क्या चाहिए, इसको 46 ऊपर की चाहिए, 46 नीचे, 92 स्पिंडल फाइबर चाहिए हमको। ठीक है, तो होप सो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में क्या अंतर है और कुछ कैसे कैसे न्यूजीन कॉम्बिनेशन आता है। तो ये था बेसिक कैसे माइटोसिस मियोसिस को हम अंतर करते हैं। हम लोग अब आगे देखते हैं कि कैसे और आगे इसमें और डिटेल में थोड़ा समझते हैं ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। इसके आगे हमको जो चीज पढ़े हैं उसी को डिटेल करते हैं। देखो हम लोग कर रहे हैं कि मियोसाइट क्या होता है कि जो जो सेल्स पार्टिसिपेट इन सेल्स गो फॉर माइटोसिस मियोसिस, सेल्स गो फॉर मियोसिस। मियोसिस जो मियोसिस के लिए जाए उसको कहते हैं मियोसाइट सेल। अब पूछा जाए मियोसाइट सेल का कुछ एग्जांपल बताओ, जैसे कि देखो स्पोर मदर सेल का नाम सुना होगा, स्पोर मदर सेल, मदर सेल सुना होगा तुम्हारे स्पोर मदर सेल में, जैसे कि तुम्हारा एमएमसी का माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। उसके बाद जो तो गुनैट्स होते हैं, गुनैट्स में भी क्या हो सकता है ये देखा जा सकता है, जैसे कि गैमिट बनाने के समय, गैमिट बनाते समय, तो ये सब चीजें होते हैं। हमने देखा कि जैसे उसमें जीवन चल रहा था, फिर एस चल रहा था, यहाँ चेक पॉइंट्स थे, फिर G2 चल रहा था, फिर एम चल रहा था। तो हमने सीक्वेंस भी उसमें पढ़ा था माइटोसिस में, G1 के बाद एस पढ़ा था, फिर G2 पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, एम पढ़ा था। यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, हमने पढ़ा कि 2 फेजेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसका ये मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रिप्लीकेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए डीएनए क्या क्या होगा, सिंथेसिस हो गया, डीएनए रिप्लीकेट करेगा, यहाँ पे डीएनए रिप्लीकेट करेगा। आगे फिर बढ़ेगा कि यहाँ तो मान लो डीएनए रिप्लिकेट किया, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेशन हुआ, या डबल हुआ, या फिर क्या हो गया यहाँ पे डबल हो गया, एस फेज में डबल हुआ। डीएनए डुप्लीकेशन कितनी बार हुआ, एक बार हुआ। डिवीजन कितना हुआ मियोसिस फर्स्ट में, तो यहाँ पे कहोगे कि डीएनए डिवाइड, यहाँ पे डीएनए का डिवीजन हुआ, डिवाइड, डीएनए डिवीजन, डीएनए का डिवीजन हुआ। यहाँ पे भी क्या होगा, डीएनए का डिवीजन हुआ, डीएनए डिवीजन, डीएनए डिवीजन हुआ। दोनों मियोसिस फर्स्ट में भी डीएनए का डिवीजन हुआ, मियोसिस सेकंड में भी डीएनए का डिवीजन हुआ। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो डीएनए डिवीजन में यहाँ किस किस चीज का हुआ था, यहाँ पे सेपरेशन हुआ था किसका, क्रोमोजोम का, क्रोमोजोम का। और यहाँ पे किसका डिवीजन, डीएनए डिवीजन क्रोमैटिड का, क्रोमैटिड का, क्रोमैटिड का सेपरेशन हुआ था। क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है यहाँ इसका। बीच में एक छोटा सा फेज आता है जिसको हम कहते हैं आई फेज। आई फेज का मतलब होता है इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस जो होता है, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये G1 G2 एम को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज इंटरकाइनेसिस में कंफ्यूज नहीं करना। इंटरफेज जो होता है ये प्रिपरेटरी फेज होता है। इंटरकाइनेसिस जो होता है एक तरह का स्पेस है, यहाँ पे कुछ जो केमिकल होते हैं वो सब सिंथेसिस होता है जिनकी कमी होती है, लेकिन यहाँ पे नो डीएनए सिंथेसिस, ये याद रखना है। डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है, नो डीएनए सिंथेसिस, यहाँ डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। जीवन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस, वैसे ही सिमिलर है कि जीवन में भी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए एक्टिव होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा जीवन में, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस। दूसरा होगा एस फेज में, हम जान ही गए हैं सिंथेसिस। एस फेज में क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा। G2 में क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस होगी। इसका ये मतलब हुआ कि हमने क्या किया कि डीएनए साइकिल जो रिप्लिकेशन हो रहा है कितनी बार हो रहा है, 1, और डिवीजन कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिवीजन है, डिवीजन 2 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम हो रहा है, 2 टाइम। कौन कौन, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। और जबकि डिवीजन 2 टाइम हो रहा है, और जबकि डीएनए रिप्लिकेशन कितना हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है। डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है 1 टाइम, रिप्लिकेशन जो हो रहा है वंस हो रहा है, एक बार हो रहा है। ये 2 बातें हम लोगों ने पढ़ लिया कि डीएनए रिप्लिकेशन में होता है ये। उस वाले में सीधे एम फेज चल रहा था माइटोसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज चल रहा था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट चल रहा है, मियोसिस सेकंड। इन दोनों में हमने देखा था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, डिवीजन होता है डीएनए का इसी टर्म में। और यहाँ पे किसका, क्रोमैटिड्स का होता है। और बीच में एक आता है इंटरफेज, जिसमें क्या होता है,
सॉरी इंटरकाइनेसिस आता है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। ये कंफ्यूज नहीं करना इंटरफेस से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जानते हैं, देखते हैं कि क्या है। मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। मियोसिस दो स्टेज में होते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। हमने जाना है कि चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, इनमें चारों ये फेजेज होने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सिमिलरली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन दोनों के बीच में एक फेज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कहते हैं इंटरकाइनेसिस कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बताओ इंटरकाइनेसिस के लिए हम क्या लिखते हैं, तो ये हम लिखेंगे कि फेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, फेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे लिखें आई फेज या इंटरकाइनेसिस, काइनेसिस, फेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फेज हो गया। तो ये अब हम पढ़ते हैं इन इन सारे फेज में मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो होते हैं, जो बहुत मेजर इवेंट होते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं अभी कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम और दूसरा है क्रॉसिंग ओवर, जो मेजर इवेंट है क्रॉसिंग ओवर, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जो होते हैं ये होते हैं इसी प्रोफेज में, और इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए ये कौन सा फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज। मियोसिस का जो होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है, और ये फर्दर जो होता है फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन, कुछ डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस, सब फेजेस। इसको फिर से हम लोग सब फेजेस में बांटते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लेप्टो जाइगो पैकी डिप्लो डाइकाइनेसिस। तो हम लोग अभी आगे पढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच में इंटरकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखो हम लोग जब भी पढ़े थे कि माइटोसिस पढ़े थे, तो ये पढ़े थे कि ये न्यूक्लियस है। जैसे ही प्रोफेज का एंड होगा उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, क्रोमोजोम हो जाए वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। मेटाफेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो क्या इक्वेटर पे आ जाते हैं। एनाफेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रोमोजोम का अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। टीलोफेज में पढ़ा था कि जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ के अलग अलग सेल्स बन जाएंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके भी प्रोफेज में यही होगा कि यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड में वो हो जाएंगे, हट जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। दूसरी होगा कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम, जो क्रोमैटिन के फॉर्म में धागा था यहाँ पे क्या होगा क्रोमोजोम के फॉर्म में लुंडी की जैसा ऐसे स्ट्रक्चर बनने लगेगा। मेटाफेज में भी क्या होगा इक्वेटर पे आ जाएगा, चाहे मेटाफेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, किसी में भी मेटाफेज इक्वेटर पे ही आना है। एनाफेज में अपोजिट पोल की तरफ मूव करना है, और टीलोफेज में क्या होगा टर्मिनाइजेशन हो जाता है, और क्या हो जाता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीफॉर्म हो जाता है। तो ये कुछ थे क्या है कॉन्सेप्ट थे जिनमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग पढ़ना है आगे, जिसको हम लोग आसानी से समझेंगे। यहाँ से कंपैक्शन शुरू होगा, प्रोफेज में कंपैक्शन होगा, मेटाफेज में क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। ये हमने माइटोसिस पढ़ा था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ पे आगे प्रोसीड करता है। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट, जो कि कैसा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है। ये लॉन्गेस्ट फेज होते हैं, इसलिए इसको कई सब डिवीजन में बांटा गया, 1 2 3 4 और 5 सब डिवीजन में बांटा गया। मेजर इवेंट इसी में हो रहे हैं सारे। हम वो जो है वो क्या क्या है सब फेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कुछ ट्रिक से हम लोग समझना चाहे तो जाइगो मतलब जाइगोट मतलब पेयरिंग होती है, तो जाइगोट इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया। तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम था, उसको एक फेज देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में ही पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। जब पूछा जाए, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे, अभी यहाँ पढ़े थे कि देखो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि ये पेयरिंग जो होता है ये होता है पैकेट सॉरी जाइगोटीन में होता है। ये जो पेयरिंग होती है वो किसमें होती है, जाइगोटीन में। यहाँ हम लिख देंगे कि ये देखो ये जाइगोटीन की बात है। दूसरा है हम फिर पढ़ा कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ लिखा कि क्रॉसिंग ओवर होती है। तो देखो जब पेयरिंग होगी तभी तो उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये होगा सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगो, फिर पैकी, फिर डिप्लो, फिर डाइकाइनेसिस। देखो इन सब में किसी में सी नहीं आया, सी किस में सिर्फ आया, सिर्फ और सिर्फ आया सी किस में आया, सी आया यहाँ पे।
सी से हमेशा याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर इसी में होती है पैकेटीन में, याद करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख लें कि यहाँ जो लिखा था कि क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये किस में होती है, पैकेटीन में, पैकेटीन में। यहाँ पे पैकेटीन, जाइगोटीन होगा, फिर उसके बाद पैकेटीन में नया जीन कॉम्बिनेशन, फिर मेटाफेज ऐसे करके बना। उसके बाद क्या लिख रहा है कि डिजुलेशन ऑफ सिनेप्टोन में, ये सब चीजें हम लोग आगे अभी पढ़ रहे हैं कि कैसे होगा। लेप्टोप्रीन से कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन जो होगा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू चलता रहता है, और कंटिन्यू एंड कंटिन्यू थ्रू आउट, कंटिन्यू कंटिन्यू होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है कंटिन्यू। जब यहाँ पे जब आता है, जैसे प्रोफेज का एंड क्या था, हम लोगों ने यहाँ ही अभी पढ़ा, प्रोफेज का एंड ये होता है कि प्रोफेज का एंड होगा कि क्रोमोसोम का कंपैक्शन हो जाए, न्यूक्लियर मूवमेंट डिसऑर्गेनाइज हो जाए। तो ये जब इसका एंड यहाँ आ गया, तो जो होगा क्रोमोसोम जो यहाँ पे होता है डाइकाइनेसिस में, कंप्लीटली जो होगा, कंप्लीटली कंडेंस हो जाएगा। क्रोमोसोम होगा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंडेंस हो जाएगा, कंप्लीटली कंडेंस। कौन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंडेंस हो जाएगा, किसमें, डाइकाइनेसिस में। औरों में हम लोग क्या देखते थे कि प्रोफेज के बाद मेटाफेज में कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है, लेकिन इस वाले में मियोसिस फर्स्ट में ही हम लोग देख रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट के जो होता है डाइकाइनेसिस तक, यहाँ से कंपैक्शन शुरू होता है, स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है, एंड। और क्या किसकी बात हो रही है, कंपैक्शन की बात हो रही है, कंडेंसेशन की बात हो रही है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो होगा आप क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, और हाईली जो कंडेंस होगा वो हो जाएगा किसमें, डाइकाइनेसिस में कंप्लीटली कंडेंस हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा फिर कंडेंस नहीं होगा। तो कंडेंसेशन क्रोमेटिन स्टार्ट हो जाता है किसमें, लेप्टोटीन में, फिर जाइगोटीन में पेयरिंग हो जाती है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, डिप्लोटीन में एक स्ट्रक्चर बनता है कैजमा फॉर्मेशन। एक्चुअली कैजमा क्या, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कैजमा। तो जैसे यहाँ हमने देखा ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया, ये एक तरह का कैजमा ही है। तो कैजमा फॉर्मेशन होता है, तो वो किसमें होता है, इसमें होगा, डिप्लोटीन में। फिर इसके बाद ये होता है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं लेप्टोटीन को, क्या क्या होता है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन को देखते हैं, एक एक हो गया, सबसे स्टार्टिंग ही कर लेते हैं लेप्टोटीन से। तो लेप्टोटीन में बहुत डिटेल नहीं, लेप्टोटीन में हम बस इतना जानते हैं कि लेप्टोटीन में क्या होगा, लेप्टोटीन में होगा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे कंडेंसेशन क्रोमेटिन स्टार्ट हो जाएगा और इस कंटिन्यू होता रहेगा, ये बात है लेप्टोटीन की। जाइगोटीन में थोड़ा हम लोग देखते हैं जाइगोटीन के बारे में, आते हैं हम लोग पढ़ते हैं जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में देखो, सबसे पहले होमोलॉगस पेयरिंग होती है। अब तुम्हें शुरू वाला स्ट्रक्चर कुछ याद होगा, अगर यहाँ पे समझ रहे होगे कि ये देखो एस फेज में G2 में चला गया, अब मियोसिस जब होगी तो सबसे पहले होमोलॉगस पेयरिंग होगी जाइगोटीन में। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेफ साइज स्ट्रक्चर को वो पेयर होने लगेंगे, और उस प्रोसेस जो पेयर जिससे पेयर होते हैं उसको प्रोसेस को कहते हैं सिनेप्सिस। अब इसका कुछ एग्जांपल हम देखें, कुछ समझना इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पे कोई वो था, क्रोमोसोम था, ऐसे क्रोमोसोम था, और इसकी, और यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर है, दूसरा है, मान लो इस कलर का है, ये है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, और दूसरा एक यहाँ पे है, ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे क्रोमोसोम है, दूसरा यहाँ पे ग्रीन है, ये ऐसे। तो ऐसे ऐसे क्रोमोसोम है किसी सेल में है। तो ये देखा कि ये जो है मेरे सेफ साइज के हैं, ये कह रहा है मेरे सेफ साइज के हैं, ये मेरे सेफ साइज के, ये मेरे सेफ साइज के हैं। तो ये दोनों जाके पेयर हो जाएंगे, और जब पेयर हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक तरह का क्या होगा, मतलब अब इस तरह का कुछ बन गया। अगर हम यहाँ बनाए ऐसे करके बना लें, और ये यहाँ पे ऐसे बना लें, देखो सेफ साइज में सेम है, लेकिन सेंट्रोमियर इन सबका क्या है, एक ही है, ये एक ही क्रोमोसोम का है, भले सिस्टर क्रोमेटिड दो है। अब ये देखो दोनों आपस में क्या हो गया, पेयर हो गए। जो पेयरिंग हो रही है, जो जो प्रोसेस है जिसकी वजह से पेयरिंग, जो पेयरिंग की प्रोसेस है, पेयरिंग प्रोसेस, पेयरिंग प्रोसेस को कहेंगे नोन एज सिनेप्सिस। पेयरिंग प्रोसेस जो है क्या है, सिनेप्सिस कहेंगे। पेयरिंग की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम लोग क्या है, सिनेप्सिस कहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये जो पेयर हो रहा है, पेयरिंग, पेयरिंग मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सिनेप्सिस। और पेयरिंग किसकी हो रही है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। जब पेयरिंग हो जाएगी तो इसको हेल्ड करने के लिए कुछ केमिकल्स होंगे, कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो इसको हेल्ड करेंगे। हेल्ड जो करेंगे उसको कहते हैं हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसके बीच में है, तो कहोगे कि बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम।
बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक कुछ केमिकल्स है जो जिसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा जो जो क्या करता है, पेयरिंग में मदद करता है। सिनेप्टोनिमल में हेल्प टू पेयरिंग, हेल्प इन पेयरिंग, हेल्प इन पेयरिंग, हेल्प इन पेयरिंग आप होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग में ये मदद करेगी। ठीक है, होमोलॉगस पेयरिंग हो गई। अब देखो ध्यान से, ऐसे इसकी इसकी भी हो जाएगी, ये वाले की जो जो रेड कलर का है, तो रेड कलर वाला जो होगा ये भी पेयर हो जाएगा, रेड वाला जो होगा ये भी पेयर हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, ये पेयर हो गया। दूसरा क्या होगा, ये पिंक वाला होगा, ये ऐसे होगा, ये पेयर हो गया, ये भी होमोलॉगस पेयर है। यहाँ पे भी क्या होगा, सिनेप्सिस होगा, इनके बीच में, सॉरी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी होगा, पेयर हो गया, जो मदद कर रहा है इनको। अब ध्यान देने वाली बात है कि सिनेप्सिस, तो इस वजह से जो ये क्रोमोजोम है, अब इसमें पूछा जाए कि कितने क्रोमेटिड है, इस वाले से दो होमोलॉगस क्रोमोजोम का पेयरिंग है, तो इसमें बताओ क्रोमोजोम की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ बताएंगे क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम तो दो ही है, क्रोमेटिड कितने हैं, क्रोमेटिड कितने हैं, तो क्रोमेटिड्स कितने हैं, चार है, एक दो, एक दो, दो क्रोमेटिड इसके, दो क्रोमेटिड इसके, तो क्रोमेटिड कितने हैं, दो, क्रोमोजोम कितने हैं, दो है, क्रोमेटिड कितने हैं, चार है। अब देखो ध्यान से, जिसमें दो क्रोमोजोम है उसको इसको हम लोग क्या करते हैं, बाईवैलेंट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, क्रोमोजोम के रिस्पेक्ट में, बाईवैलेंट। और इसी को दूसरा नाम कहते हैं बाईवैलेंट कहते हैं, और इसी को जो होता है हम लोग कहते हैं टेट्राड कहते हैं। किसके टर्म में, क्रोमेटिड के टर्म में, क्रोमेटिड के टर्म में क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। तो अगर हमने ये पूछा कि जो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये क्या कैसा स्ट्रक्चर बनाया है, तो कहोगे ये है बाईवैलेंट, या इसी को कहते हैं टेट्राड, बाईवैलेंट और टेट्राड। क्या है, बाईवैलेंट या टेट्राड। बाईवैलेंट टेट्राड क्या होगा, कहोगे होमोलॉगस पेयर जो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, उसको हम लोग बाईवैलेंट कहते हैं। क्रोमेटिड के टर्म में जब देखेंगे तो उसी को हम लोग टेट्राड कहेंगे। तो बाईवैलेंट और टेट्राड कब बनता है, तो कहोगे जाइगोटिन में बनता है, बट इट क्लियरली विजिबल इन नेक्स्ट फेज, इट क्लियरली विजिबल इन नेक्स्ट फेज में क्लियरली विजिबल होगा। तो बाईवैलेंट टेट्राड किसमें बनता है, जाइगोटिन में। पेयरिंग किससे होती है, सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसी में क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है। प्रोसेस क्या है, बाय प्रोसेस ऑफ पेयरिंग प्रोसेस क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। किसके किसके बीच में, होमोलॉगस पेयरिंग होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। होमोलॉगस क्रोमोसोम, अब जैसे ये दिखा है, ये दोनों पेयर हो गए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। क्रोमेटिड के टर्म में हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राड कर रहे हैं, और उसके टर्म में क्या कर रहे हैं, बाईवैलेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा जाइगोट के बाद आते हैं पैकेटिन में। तो पैकेटिन में क्या, अगर इस तरह से अगर हम ये इसमें पूछे, ये मान लो कितने क्रोमोसोम थे, ये कितने क्रोमोसोम थे, तो ये एक क्रोमोसोम था, ये दो क्रोमोसोम, ये तीन क्रोमोसोम, ये चार क्रोमोसोम, ये चार क्रोमोसोम थे, है ना, चार क्रोमोसोम थे। तो चार क्रोमोसोम में कितने बाइवैलेंट बने, तो चार क्रोमोसोम में दो बाइवैलेंट बने। तो ऐसे ही 46 क्रोमोसोम है, इसका ये मतलब है 23 पेयर, 23 पेयर ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। और 46 क्रोमोसोम है जिसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है जिसमें क्या 23 पेयर क्या है, ह्यूमन क्रोमोसोम कितने 46 है, और जिसमें 23 पेयर है। तो इसका बाइवैलेंट कितना बनेगा, तो इसमें उतने ही बाइवैलेंट बनेंगे, 23 बाइवैलेंट, 23 क्या बनेंगे, बाइवैलेंट बनेंगे। ऐसे ही अगर मान लो किसी में कह दिया जाए कि मान लो कोई 2n=12 है, तो बाइवैलेंट कितने बनेंगे, तो 12 ही बाइवैलेंट बनेंगे। और टेट्राड कितने बनेंगे, टेट्राड भी उतने ही बनेंगे, बाइवैलेंट भी कितने बनेंगे, 12 बनेंगे बाइवैलेंट, बाईवैलेंट भी कितना 12 बनेगा। या फिर इसी को हम दूसरा नाम क्रोमेटिड के टर्म में जब देखते हैं तो क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे। ये बाईवैलेंट के 23, या इसी को कहते हैं टेट्राड कहते हैं। तो ये इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा, कि हम लोग जाइगोटिन में बाईवैलेंट और टेट्राड के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अब तो होगा जाइगोटिन होगा, अगला स्टेप क्या होता है, जाइगो के बाद पेयरिंग के बाद क्या होता है, पेयरिंग के बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, और किसमें होगी, पैकेटिन। जाइगो के बाद हमारा अगला स्टेप होगा पैकेटिन में। पैकेटिन में देखो एक रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, एक एंजाइम वर्क करता है रिकम्बिनेज, जो बाईवैलेंट टेट्राड जो होता है क्लियरली विजिबल हो जाता है, यहाँ फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये विजिबल हो रहा है, क्लियरली कैसे ये विजिबल हो रहा है, तो देखते हैं। तो जाइगोटीन में देखो जैसे ही आता है, जाइगो से फिर पैकी में जब आता है, पैकीटीन में, पैकीटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो होमोलॉगस जो पेयर होते हैं, जैसे कि
ये मान लो एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम, तो दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमोजोम तो है, ये दो क्रोमेटिड है, ये दोनों ये मिलके एक क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम। और दूसरा क्या है, सिंगल क्रोमोजोम। और ये दोनों मिलके क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड ये है। और इसी के सिमिलरली यहाँ पे तुमको एक क्रोमोजोम मिल गया जो जो इसका क्या है, होमोलॉगस है। ये भी क्या है, सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम। और ये दोनों मिलके क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। अब इन दोनों के बीच में पेयरिंग हो गई, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब ये जो होगा, इन दोनों में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। तो ये वाला स्टैंड इससे मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे कर बन जाएगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके यहाँ बन जाएगा स्ट्रक्चर। और यहाँ मान लो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ऐसे, और फिर ये ऐसे करके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट बन रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट बन रहे हैं इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में, इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में कुछ पॉइंट बन रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में बनता है, तो कहोगे पैकेटिन में, प्रोफेज के फर्स्ट के रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में बनता है, पैकेटिन में। ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसी पे क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है, तो कहोगे ये क्रॉसिंग, और यहाँ पे क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एसएनसी, एसएनसी है। और ये जो हो रहा है किसके बीच में, तो ये दोनों आपस में कैसे क्रोमेटिड है, सिस्टर, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आप होमोलॉगस क्रोमोसोम, आप किसके, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये है तुम्हारा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, आप होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये दोनों इन दोनों के ही बीच में होता है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच होती है, कहोगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये बात हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे। देखो यहाँ पे क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सब होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये पहले ही हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए थे। पैकेटिन के बाद अब आ जाता है तुम्हारा क्या, पैकेटिन के बाद आता है तुम्हारा जो जो पैकेटिन के बाद आता है, लेप्टोटीन, पैकेटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पैकेटिन, उसके बाद डिप्लोटीन, है ना, डिप्लोटीन आता है। यहाँ पे क्या होता है, जो टिट्राड ये विजिबल हुआ क्लियरली। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, यही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या करता है, टेंड करता है क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ही क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर के लिए वो हेल्प करता है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि यहाँ पे एक इंजाइम वर्क करता है, जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है, इसी एक्सचेंज करने में मटेरियल, जो डीएनए के सेगमेंट है, नया जीन कॉम्बिनेशन लाने के लिए एक्सचेंज करता है। क्या करता है, एक्सचेंज करता है। वो एंजाइम जो होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, यहीं पे वर्क करता है, जिससे क्या होता है, नया जीन जो होता है, वो जीन का कॉम्बिनेशन जो होता है मिल जाता है। अब देखो ध्यान से, जब जब अगला स्टेप जब पड़ेगा, पैकेटिन के बाद क्या होता है, डिप्लोटीन। क्या होगा, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में हमने ये देखा कि जैसे मान लो ये क्रोमोजोम था, ये ऐसे क्रोमोजोम था यहाँ पे, होमोलॉगस ही मान लो, ये होमोलॉगस क्रोमोजोम, ये ऐसे था, ये ऐसे था, है ना, ये इससे बन गया गया, ये ऐसे होमोलॉगस क्रोमोजोम, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, यहाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, एसएनपी है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, नोड्यूल है। उसके बाद क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हो गया। फिर ये क्या होगा, धीमे 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 क्या होगा कि ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, क्योंकि एक्सचेंज हो चुका है। जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज था, जैसे मान लो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है, यहाँ पे कुछ और आ गया, यहाँ पे कुछ और आ गया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज हो गया, तो अब ये दूर दूर जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे, तो जब दूर दूर जाने लगेंगे, तो यहाँ पे एक इस तरह का कुछ क्रॉस स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि कैजमा। क्या कहते हैं, कैजमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैजमा कहते हैं। ये यहाँ पे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है डिप्लोटीन में, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, कैजमा। कैजमा कहाँ बनता है, तो कहोगे डिप्लोटीन में बनता है। कैजमा क्या होता है, इसकी नंबर जो होती है, कम से कम एक होनी चाहिए, मैक्सिमम बहुत हो सकते हैं।
कैजमा का जो होगा स्ट्रक्चर, जो क्लास लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो एक कम से कम मिनिमम एक होनी चाहिए, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो जहां पे ये रिमेन अटैच है, जहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर है जहां अटैच है, वो क्या हो रहा है कि उसको हम लोग कैजमा करें। जो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसका अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो ये दूर दूर जा रहा है, कैजमा बन रहा है और धीमे धीमे नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जब दूर दूर जा रहा है तो यहाँ पे डिजोल्यूशन होने लगता है, किसका, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, नीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिजोल्यूशन होगा। तो एक बात तो यहाँ हम लोगों ने जाने, और फॉर्मेशन यहाँ क्या हो जाता है, क्याजमा फॉर्मेशन, क्याजमा फॉर्मेशन। ये दो मेजर इवेंट्स हैं इसमें फॉर्मेशन। क्या क्या हुआ, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और कैजमा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है तुम्हारा, क्योंकि ये क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ रिकॉग्निशन रूल जो है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्रास लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें कैजमा बनता है। कैजमा की संख्या जो होती है वो क्या हो सकती है, मिनिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम फिक्स नहीं है, अधिक से अधिक भी हो सकती है। डिप्लोटीन एक एक बात के लिए और जानी जाती है कि इन मैमल में क्या होती है, मैमलियन में, मैमल का जो ऊ साइट्स होता है, ऊ साइट्स में जो डिवीजन होती है, तो मियोसिस, जैसे मियोसाइट है, इसका मियोसाइट है जो जो क्या बना, ओवम बनाएगा। तो मियोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है, फिर मियोसिस सेकेंड होगी। लेकिन यही क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट के जो होता है प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के कौन से स्टेज में, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में ही अरेस्ट रहती है, पॉवेटी से पहले डिप्लोटीन में ही, इसी में क्या होती है, ये अरेस्ट रहती है, ये एज सच पड़ी रहती है। मियोसाइट जो होती है, जो जो क्या बनाती है, जैसे यहाँ पे कोई बन गया और यहाँ पे क्या होगा, एग बन गया, एग बन गया, मतलब एक गैमिट बन गया, एक गैमिट बन गया, चार बनते हैं जिसमें से क्या एक सब तीन डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही बचता है। तो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में ही अरेस्ट हो जाते हैं, कौन सा, oocyte, जो इन मैमल्स में ऐसे डिप्लोटाइम पूछा जाता है कि मैमलियन oocyte जो होती है वो अरेस्ट हो जाती है किस फेज में इनिशियली, तो इनिशियली जो होता है ये इसी फेज में होती है, जब 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 प्यूबर्टी आती है, तब भी वो क्या होता है कि ये फर्दर फिर मियोसिस सेकेंड की तरफ मूव करती है। अब नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा क्या है, कैजमा हो गया। अब नेक्स्ट जब जब बहुत दूर है, डिप्लोटीन हो ही गया, अब जब कैजमा आएगा तो ये पूरा, सॉरी, डिप्लोटीन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा तो ये पूरा हट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, तो उसको क्या होगा, कैजमा भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा, वो है तुम्हारा डायकाइनेसिस। क्या है, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो होता है, जो कैजमा है, कैजमा तुम्हारा अब खत्म हो गया, ये ऐसे कह सकते हो कि इस तरह से खत्म हो गया कैजमा, ये ऐसे करके हो गया कैजमा, देखो यहाँ खत्म हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमा, कैजमा क्या क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। और दूसरी बात है, जैसे ही इसका एंड होगा तो यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, ऑफ क्रोमेटिन कंप्लीट, क्रोमेटिन जो होगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हियर, यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। और क्या क्या होते हैं, तो कहोगे कि जो जो स्पिंडल फाइबर हो गए, स्पिंडल फाइबर मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर, फाइबर किससे, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से मूव टू अपोजिट पोल, मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरह ये क्या करने लगे, मूव करने लगेंगे। तो ये सब फीचर्स थे जिससे क्या होता है कि प्रोफेज फर्स्ट या क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने ये पढ़ा कि मियोसिस जो होती है माइटोसिस से कैसे अलग है। मियोसिस में होमोलॉगस पेयरिंग होती है, क्रॉसिंग होती है, न्यू जीन कॉम्बिनेशन आता है। मेटाफेजिक में अंतर होता है, मेटाफेज में अंतर ये होता है कि यहाँ पे मेटाफेजिक दो मेटाफेजिक प्लेट बनता है, और यहाँ पे एनाफेज में होमोलॉगस पेयर का सेपरेशन होता है यहाँ, और जबकि सेग्रीगेशन जब होमोलॉगस पेयर का होगा तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है, ये हमने ये पढ़ा कि जो मियोसिस कंप्लीट होती है वो दो फेज में होती है। इस मियोसिस फर्स्ट को हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, और इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि नंबर क्रोमोसोम का सेम होता है, इक्वेशनल डिवीजन,
है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, दूसरी बात ये हमने पढ़ा है, माइटोसिस में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन था वो भी अलग है, भले से होमोलॉगस पेयर हो लेकिन वो कभी भी पेयरिंग नहीं होती है। होमोलॉगस पेयर नहीं होंगे, सारे इक्वेटर पे आ जाएंगे। अब जैसे मान लो ह्यूमन का है तो 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में, तो 46 स्पिंडल फाइबर, 46 ऊपर से 46 नीचे से, ये इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाएंगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके स्प्लिटिंग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और पेरेंट में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर में होंगे। यहाँ पे हाफ हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मियोसिस सेकंड चलाने का ये कारण था क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, यहाँ क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हो क्योंकि होमोलॉगस पेयर का ही सेपरेशन हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे उसमें G1S G2M चलता सेम था, यहाँ पे अंतर हो गया, डीएनए का डिवीजन 2 बार हो रहा है, एक में होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, दूसरे में क्रोमेटिड का सेपरेशन। बीच में एक फेज आती है इंटरकाइनेसिस जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होती है। मियोसाइट सेल्स होता है जो कि मियोसिस के लिए जाता है, जैसे स्पोर मदर सेल्स हो गया, गोनैड होता है जिससे गैमेट बनते हैं, आरडी हो जाए, रिडक्शन डिवीजन हो जाए, उसको गैमेट बनते हैं। मियोसिस फर्स्ट में जो होता है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड था, इसमें सबसे मेजर इवेंट जो होते हैं वो प्रोफेज में होता है, इसलिए लॉन्गेस्ट पेज होता है। इसी में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर ऐसे होता है, जिसको इसलिए इसको फर्दर हम 5 सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। हमने ये देखा 5 में लेप्टोजाइगो पैकी डिप्लो डाइकाइनेसिस, इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और डाइकाइनेसिस में कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं, और प्रोडक्ट में क्या बनता है, बाइवैलेंट टेट्राड बनता है। बाइवैलेंट क्या बनता है, टेट्राड बनता है। इसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद क्या होता है, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, रिकम्बिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, बाइवैलेंट टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाता है। डिप्लोटीन में जो जो भी तुम्हारा कैजमा बना था, जो कैजमा बनेगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की अब जरूरत नहीं होती तो वो डिजोल्व हो जाता है। डाइकाइनेसिस में जो कैजमा बना उसको क्या होता है, टर्मिनाइजेशन होता है, यहीं पे क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाता है। ये था तुम्हारा प्रोफेज फर्स्ट था। इसको हम लोगों ने यहाँ देखा, देखो ऐसे से पेयरिंग होती है, इस बीच में एक केमिकल होगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बाइवैलेंट टेट्राड क्या होता है, क्रोमेटिड के टर्म में हम लोग टेट्राड कर देते हैं, उसके टर्म में ये पैकेटिन में क्लियरली विजिबल हो जाता है बाइवैलेंट टेट्राड, यहीं पे पैकेटिन में ही क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें रिकम्बिनेज एंजाइम जो होता है मदद करता है। डिप्लोटीन के केस में क्या होता है, डिप्लोटीन में मैमल के oocyte में क्या होता है, मियोसाइट प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में अरेस्ट होती है, और यहाँ पे क्या होता है, जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो अलग अलग होगा, डिजोल्व होगा, तो अब धीमे धीमे दूर जाएगा, तो कुछ क्लास लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको कैजमा कहेंगे। अब इसके नेक्स्ट वाले फेज में जैसे जाएंगे तो कैजमा भी खत्म हो जाएगा, तो उसको टर्मिनाइजेशन ऑफ कैजमा कहेंगे, जिसमें और उसके अलावा जो प्रोफेज के सारे फीचर्स हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन कंप्लीटेड हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर जो होगा सेंट्रोसोम से बनता है वो मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल की तरफ। अब हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है कि मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे, मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज, उसके बाद ये मियोसिस सेकंड के बारे में। होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस जिसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।